Hello students, welcome to the online classes of political science. In today's class, we are going to learn about what is constituency and the election system in India. So first of all, I start with what is constituency. कंस्टिट्यूएंसी के बारे में मैंने पहले भी बोला है. कंस्टिट्यूएंसी क्या है? एक टेरिटोरियल एरिया है जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है. ठीक है. तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल सिलचर का लें तो सिलचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब विधानसभा का जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो सिलचर इलाका से हमने क्या किया था लास्ट मतलब जब इलेक्शन हुआ था 2015 में, तब हमने दिलीप पाल को एज ए एमएलए यहाँ से चूज़ किया है. तो दिलीप पाल को वोट देने के लिए जितने भी लोग एक कंस्टिट्यूएंसी एक ही एरिया से मतलब गए हैं उनको वोट देने के लिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वो एरिया ही हो जाता है कंस्टिट्यूएंसी. मतलब दिलीप पाल जाके करीमगंज से मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वो, ठीक है, वो जो थे वो कहाँ से थे? पर्टिकुलरली सिलचर एरिया से ही वो कैंडिडेट थे. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर एक जो एरिया हो जाता है जहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा होता है उसको हम लोग कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि ये कंस्टिट्यूएंसी इज़ ए एरिया ऑफ ए कंट्री दैट इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लॉ बनता है. जैसे कि स्टेट का लेजिस्लेचर का नाम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, और हम लोग उसको विधानसभा भी बोलते हैं. और सेंटर का पूरा इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो है पार्लियामेंट, जिसमें 2 हाउसेस है. एक लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा. ठीक है. तो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर में कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग लेजिस्लेचर में ही इलेक्ट करते हैं. तो हम जिसको अभी जैसे कि हमने दिलीप पाल को हमने एज ए एमएलए मेंबर्स ऑफ द क्या बनाया है? लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो हमने उनको अपने एरिया से, एरिया मतलब कंस्टिट्यूएंसी से उनको इलेक्ट किया है और वो जाके मेंबर कहाँ के बने हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं. ठीक है. तो जो एमपी होता है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर राजदीप रॉय वो है एमपी. तो वो यहाँ के जो मतलब टोटल कचर कंस्टिट्यूएंसी से वो क्या बने हैं? एमपी बने हैं. ठीक है. तो एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा. तो वो लोकसभा क्या है? सेंटर का लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर का जो फुल मीनिंग मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी. लोकसभा में भी लॉ बनता है, तो उनको हमने वहाँ पे इलेक्ट किया है. तो कंस्टिट्यूएंसी होता है एक पर्टिकुलर एरिया. द वोटर्स लाइक इन ए पर्टिकुलर एरिया और कंस्टिट्यूएंसी. ठीक है. द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव एरियाज. ठीक है. लोकसभा का हो या फिर स्टेट असेंबली का हो, वो वोटर्स को लेके ही बनता है. मतलब एक एरिया में जितने भी एडल्ट हैं वो वोटर होते हैं. बट द कंस्टिट्यूएंसी फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है उसका कंस्टिट्यूएंसी भी एक होता है. ठीक है. तो इसका कंस्टिट्यूएंसी थोड़ा अलग होता है, वो हम बाद में बात करेंगे. तो यूएस में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंसीज आर नोन एज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज. तो हम लोग यहाँ पे जैसे कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं, यूएस में इसको क्या बोला जाता है? इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. तो कंस्टिट्यूएंसी बहुत टाइप के होते हैं. सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी एंड मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी. सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है कि ओनली 1 मेंबर इलेक्ट होगा एक कंस्टिट्यूएंसी से. ओनली 1 मेंबर इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ए सिंगल कंस्टिट्यूएंसी. एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होगा. जैसे कि हम लोगों का जो लोकसभा है इंडिया का, उसमें कितना कंस्टिट्यूएंसी है? 543. ठीक है. सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी.
टोटल इंडिया को लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितने भाग में भाग किया गया है? 543, ठीक है। 543 एरिया से 543 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, अलग अलग पार्टी से। और जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एज ए मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब एमपी, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 543 कंस्टिट्यूएंसीज, एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ ए शेयर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। तो जितने भी 543 कैंडिडेट्स हैं वहाँ से कुछ क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज़ का भी मेंबर होते हैं, यूनियन टेरिटरी, और कुछ होते हैं स्टेट के। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बाद आप लोगों को पता होगा, स्टेट मतलब जो चीफ मिनिस्टर जो चलाते हैं, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, ये सब क्या है? स्टेट है। अभी इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28 स्टेट्स, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज कौन सा होता है? जिसमें चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, उनको चलाते कौन है? सेंट्रल, मतलब प्रेसिडेंट के अंडर में लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको चलाते हैं। जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने, चंडीगढ़ है, अंडमान एंड निकोबार है, उसके बाद लक्षद्वीप है, ठीक है, पौंडीचेरी है, ये सब हो जाता है यूनियन टेरिटरीज। तो अभी फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, एंड लद्दाख भी, लद्दाख और एक यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज आर नाउ 9। तो ये दोनों जगह से, स्टेट से भी होगा और यूनियन टेरिटरी से भी होगा, दोनों जगह से मिला के कितना है? 543 कंस्टिट्यूएंसीज है इंडिया में, और सभी से एक एक कैंडिडेट ही क्या होगा? इलेक्ट होगा। तो एक एक कैंडिडेट इलेक्ट होता है बोल के उसको क्या बोला जाता है? सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। तो ये सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी सिस्टम इंडिया में है, ब्रिटेन में है, यूएस में है। उसके बाद आता है मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। तो मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी को जनरल टिकट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम मोर देन वन कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी। इससे क्या होता है? एक कैंडिडेट नहीं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होता है, लेकिन जो मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होता है उससे क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा कैंडिडेट भी इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ कंट्री है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इटली है, वहाँ से क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो इसलिए उसको मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी बोला जाता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कैसा है? इंडिया में हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इसका शॉर्ट फॉर्म है FPTP। इसको मतलब सिंपल मेजोरिटी और प्लूरलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये भी एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि इंडिया में कितना है कंस्टिट्यूएंसी MP इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए 543। तो 543 मतलब कंट्री को सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। 543 डिवाइड आता है इसका। यूजुअली इक्वल साइज यूजुअली इक्वल होता है, थोड़ा बहुत उसका चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो एक कंस्टिट्यूएंसी से क्या होता है? वोटर्स एक ही जन को, एक सिंगल मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और जो भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल जाता है, सपोज़ जब यहाँ पे राजदीप रॉय का इलेक्शन हो रहा था, सब उनके अगेंस्ट में सपोज़ ABC कोई भी एक खड़ा हुए थे, लेकिन वोट किसको ज़्यादा मिला? राजदीप रॉय को। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट मिलेगा जिसको, वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा? विनर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है FPTP सिस्टम। इससे FPTP सिस्टम में और क्या है, जैसे कि 543 कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई कैंडिडेट तो विनर होता है। तो 543 में जिस भी पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा इलेक्ट होता है, मतलब 543 है, सपोज़ इसमें से 300 जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से BJP को ज़्यादा वोट मिला, तो BJP क्या हो गया? ज़्यादा मेजॉरिटी वाला पार्टी हो गया, क्योंकि उसका मेंबर सबसे ज़्यादा मतलब विनर हुआ है, ठीक है।
मतलब ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी जीत गया, तो बीजेपी अगर विनर होगा, बीजेपी पार्टी अगर विनर होगा तो बीजेपी का जो लीडर होंगे वो बन जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे कि हमारे केस में तो बीजेपी को मोर देन 300 सीट्स मिला लास्ट 2019 इलेक्शन में, तो बीजेपी को ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी वो जीत गया। तो बीजेपी का लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो वो अभी प्रेजेंटली हमारे क्या बन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत सिंपल है। जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेगा उस जगह से वही कैंडिडेट जीत जाता है। ठीक है, और वही पार्टी, जो पार्टी से ज़्यादा सीट आएगा उस पार्टी का लीडर बन जाता है हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। मेरिट्स क्या है कि ये सिस्टम बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, इससे एक क्लियर लिंक बनता है रिप्रेजेंटेटिव एंड कंस्टिट्यूएंसीज के। जैसे कि जब भी कोई अगर यहाँ से एमएलए दिलीप पाल या फिर एमपी राजदीप रॉय अगर इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उन्होंने कैंपेनिंग किया, लोगों से उन्होंने जान पहचान बढ़ाई, वो हमारे लोकल होते हैं तो उनको हम पहचानते हैं। तो कंस्टिट्यूएंसी के साथ, कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव का एक कनेक्शन रहता है, क्लियर एक रिलेशन रहता है। और जो थर्ड है वो है तो गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है वो मेजॉरिटी मिलता है उसको कहाँ पे? लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, सेंटर के लिए पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा है, और स्टेट के लिए क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। लेकिन एक बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलता है लेजिस्लेचर को में उसको मेजॉरिटी वोट भी मिला होगा। इसका मतलब है कि वोट का जो सीट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वोट का इम्पोर्टेंस कम है। मतलब सपोज़ 543 जो सीट्स थे, इसमें से अगर 300 मोर देन 300 सीट्स बीजेपी को मिला है, लेकिन हो सकता है वोट्स बीजेपी को कम ही मिला होगा। वोट्स का मतलब होता है जो बाकी जो 543 माइनस अगर हम लोग 300 करते हैं तो कितना बचता है? 243। तो 243 तो कोई और पार्टी ने मिला होगा। ठीक है, तो उस पार्टी का हो सकता है वो सीट कम मिला उनको, लेकिन नंबर ऑफ़ वोट उनको हो सकता है ज़्यादा मिला। वो कैसे होता है? जैसे कि सपोज़ सिलचर में जब राजदीप राय ने जीता था तो उन्होंने सपोज़ यहाँ पे सपोज़ वोट उनको मिलना था, मतलब 1 लाख कैंडिडेट है। ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट मतलब 1 लाख वोटर है। 1 लाख वोटर में से राजदीप रॉय को वोट कितने जन ने दिया है? 51,000 ने। और जो दूसरा पार्टी है उसको कितना मिला? 49,000 वोट। तो राजदीप राय को ज़्यादा वोट नहीं मिला है। कितना ज़्यादा मिला है? 2,000 वोट ज़्यादा मिला है दूसरे पार्टी से। लेकिन एक भी वोट अगर उनको ज़्यादा मिलता है तो वो जीत जाएंगे। ये सिस्टम है एफपीटीपी का। लेकिन हो सकता है जो दूसरा पार्टी का मेंबर, सपोज़ वो करीमगंज से विनर हुआ है, तो करीमगंज से जो विनर हुआ है दूसरे पार्टी का मेंबर, उसको सपोज़ पकड़ लो वहाँ पे भी 1 लाख वोटर है, लेकिन वो विनर कितने वोट से हुआ है? 90,000 वोट से हुआ है। और उसके अगेंस्ट में जो बीजेपी का कैंडिडेट था, सपोज़ उसको 10,000 ही सिर्फ वोट मिला होगा, तो वो भी तो जीता है, लेकिन उसका जो वोट का शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, 90,000 है। हाँ, और यहाँ पे भी राजदीप रॉय भी जीता, लेकिन उसका वोट शेयर ओनली 51,000 है। तो अगर हम टोटल वोट को काउंट करेंगे पूरा इंडिया में जितने भी 543 कंस्टिट्यूएंसी है, हो सकता है कि जो अपोजिट पार्टी है उसका सीट नंबर कम हो सकता है, लेकिन हो सकता है वोटिंग नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, तो वोटिंग नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज सीट्स मायने रखता है। एफपीटीपी सिस्टम में सीट्स ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है? जो वोट्स कास्ट फॉर द लूजिंग कैंडिडेट आर वेस्टेड। जो मैं बोल रही थी, जो लूजिंग कैंडिडेट के लिए जो वोट दिया गया है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो कैंडिडेट हार गया, जैसे कि यहाँ पे भी 49,000 ने तो किसी को तो वोट दिया था ना, 49,000 का जो वोट्स है वो टोटली वेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ माइनॉरिटीज़ आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। माइनॉरिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे एक जगह से अगर सपोज़ एक माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ा भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से माइनॉरिटी कैंडिडेट
को ज़्यादा मतलब वोट मिल जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी का शेयर तो ऐसे ही कम होता है, मेजोरिटी का ही शेयर ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन उतनी अच्छी तरीके से होता नहीं है। और लास्टली क्या होता है, ए पार्टी और ए कैंडिडेट कैन विन इलेक्शन इवन इफ डज नॉट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। एफपीटीपी सिस्टम में और एक सिस्टम है कि सपोज उसको मेजोरिटी सीट मिला भी नहीं है लेजिस्लेचर में, मतलब 543 सीट में से मेजोरिटी होने के लिए उसको चाहिए 274 या फिर 73 सीट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उसको उतना सीट्स मिला भी नहीं है एक पार्टी को, लेकिन फिर भी वो सरकार गठन कर सकता है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। कैसे? बाय विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर स्मॉल पार्टीज़, विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर स्मॉल पार्टीज़ वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टी को मेजोरिटी मिला भी नहीं है, फिर भी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। तो ये भी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट इज़ पास द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया का कैसा है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एंटायर कंट्री को हमने कितने हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में हमने उसको डिवाइड किया है। ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक जन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएंगे, मतलब 543 जगह से 543 कैंडिडेट आएंगे, तो एमपी का नंबर कितना हो जाएगा, 543। एंड लास्टली द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। और कंस्टिट्यूएंसी से जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, वोट मतलब कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है कि वो विनर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो इंडिया में एमपीज़ एंड एमएलए सिलेक्शन में नहीं होता है। एमपीज़ एंड एमएलए में हम लोग एफपीटीपी सिस्टम को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो 2 टाइप है, एक है लिस्ट सिस्टम और दूसरा क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इंडिया में हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा इनडायरेक्टली इलेक्शन में यूज़ किया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किस किस का होता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो एफपीटीपी सिस्टम पीआर सिस्टम मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डायरेक्ट इलेक्शन में इंडिया में यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन में, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में वो इलेक्ट होता है, वो सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो सिंपल मतलब जो लोग हैं जनरल पब्लिक को वो इतना समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन में यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए हमने उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में यूज़ किया है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम में इसको यूज़ किया है, ठीक है। या ये वोट प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम का क्या डिफरेंस है। एफपीटीपी में क्या होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स नोन एज कंस्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स। एफपीटीपी में पूरा कंट्री को छोटे छोटे हिस्से में टुकड़े में बांट दिया जाता है कंस्टिट्यूएंसीज में। जैसे कि इंडिया में कितना है, 543 कंस्टिट्यूएंसीज है फॉर द लोकसभा इलेक्शन। लेकिन पीआर में क्या होता है, मल्टी मेंबर जो सिस्टम है, लार्ज कंस्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म द एंटायर कंट्री में भी है सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। कभी कभी होता है कि मल्टी मेंबर आता है वहाँ से इलेक्ट होके, सिंगल मेंबर नहीं, एक मतलब कंस्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा जन मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, तो लार्ज कंस्टिट्यूएंसी बनता है, तो बड़ा बनता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा कंट्री को ही एक कंस्टिट्यूएंसी बनाया दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ एवरी कंस्टिट्यूएंसी, एफपीटीपी में एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। एफपीटीपी में क्या होता है, एक कंस्टिट्यूएंसी से हम खाली एक जन को ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पीआर में क्या होता है, एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट इलेक्ट हो सकता है कंस्टिट्यूएंसी से। एफपीटीपी में वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट। एफपीटीपी में हम कैंडिडेट को वोट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर राजदीप रॉय को हमने वोट दिया है तो वो एक कैंडिडेट है, उसी को हमने वोट दिया है, ठीक है। वो किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन वोट विनर के तरीके से अगर हम देखें तो हम उसको ही विनर बोलेंगे कि राजदीप रॉय इज़ आवर एमपी। लेकिन
वोटर पीआर सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स वोट फॉर ए पार्टी, वो पार्टी को ही वोट देते हैं, पर्टिकुलर पार्टी के नाम के अगेंस्ट में ही वोट देते हैं पीआर सिस्टम में। एफपीटीपी में ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोटर्स इन द लेजिस्लेचर, वोट्स इन द लेजिस्लेचर। मतलब जैसे मैंने बोला था, एक पार्टी को सीट ज़्यादा मिल सकता है लेकिन वोट शायद उसको कम ही मिला होगा। जो लूजिंग कैंडिडेट है हो सकता है उसको वोट ज़्यादा मिला लेकिन सीट्स कम मिला, ये एक हो सकता है। मतलब वोट एंड सीट्स का कोई मेल नहीं होता है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, जितना वोट उतना सीट, ठीक है। एक सीट मतलब सीट के हिसाब से ही वोट मिलता है उनको। एफपीटीपी में ए कैंडिडेट में विन इलेक्शन विदाउट गेटिंग मेजोरिटी, दैट मीन्स 50% + 1 वोट्स। मतलब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, जैसे कि सपोज़ 1 लाख कैंडिडेट है, सपोज़ 1 लाख कैंडिडेट है हमारे यहाँ पे, तो 1 लाख कैंडिडेट में सपोज़ 50% कितना होगा, 50,000। तो दोनों कैंडिडेट में 50,000 मतलब 50,001 वोट अगर एक कैंडिडेट को मिलता है और दूसरे कैंडिडेट को 49,999 वोट मिलता है, तो जो कैंडिडेट को 49,999 वोट मिला वो मतलब लूज़ कर जाएगा इलेक्शन, और जिसको 50,001 वोट मिला मतलब एक वोट ज़्यादा मिलने के कारण वो विनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिंपल तरीके से कैंडिडेट को इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन पीआर में क्या होता है, ए कैंडिडेट गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विंस द इलेक्शन। कैंडिडेट को क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, कैंडिडेट गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट, जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा वही जीतेगा। मतलब सीट का इम्पोर्टेंस वोट के साथ टोटली रिलेटेड है, जितना वोट उतना सीट, तो वोट्स ज़्यादा मिलेगा उसी इलेक्शन को, वही जीतेगा इलेक्शन। एफपीटीपी सिस्टम इंडिया में एंड यूके में प्रिवेलेंट है, और पीआर सिस्टम कहाँ पे है, इजराइल एंड नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारे इंडिया में, वाई वॉज द एफपीटीपी सिस्टम चूजन इन इंडिया। बहुत सिंपल है, बिकॉज द मेथड इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसमें क्लोज रिलेशनशिप बनता है वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। स्मॉल साइज होता है कंस्टिट्यूएंसी का, तो एक कैंडिडेट को उस जगह का वोटर सब पहचानते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कैंपेनिंग के थ्रू, ठीक है, पोस्टर्स के थ्रू, ठीक है, मिलता वो एक होता है। नेक्स्ट होता है स्टेबल मेजोरिटी रहता है, स्टेबल रहता है, बिकॉज जिसको ज़्यादा सीट मिल गया वो 5 साल के लिए स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें नेक्स्ट 5 इयर्स वेट करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के बेस में होता है, मतलब एक वोट एक आदमी के लिए एक वोट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर ज़्यादा है तो उसका वोट ज़्यादा होगा, वो जैसा भी है एक आदमी होगा तो उसका वोट शेयर इज़ 1। और प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेशन, वो इंडिया के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया के जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है वो ये समझ में इतना नहीं आएगा उनको, तो इसलिए एफपीटीपी सिस्टम को चूज़ किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट्स और सूटेबिलिटी ऑफ एफपीटीपी सिस्टम इन इंडिया। इसका सूटेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी ये है कि ये सिंपल है, तो सिंपल की वजह से ये फेमिलियर है, मतलब ऑर्डिनरी जो वोटर है उससे मतलब पूरा उसको समझते हैं, उसको पहचानते हैं, और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ जो लार्जर पार्टी होता है और स्टेट में या फिर सेंटर में, उसको एफपीटीपी सिस्टम से हेल्प मिलता है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होता है, पार्टी बड़ा होगा तो उसको, और इंडिया में जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, तो सरकार गठन करने के लिए इस सिस्टम को अगर हम चूज़ करते हैं तो वो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट इज़ इस सिस्टम से डिस्करेज मिलता है कास्ट और कम्युनिटी को। क्यों मिलता है कास्ट एंड कम्युनिटी को, मतलब डिस्करेजमेंट क्यों मिलता है, बिकॉज अगर कोई माइनॉरिटी से, कोई कास्ट ग्रुप से कोई खड़ा होगा भी तो उसको पता है कि एक जगह में एक कास्ट का लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो हर एक को लेके हमें चलना पड़ेगा। तो कास्ट बेसिस पे और कम्युनिटी के बेसिस पे हम लोग वोट देंगे तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह में हम लोग मल्टीकल्चरल होते हैं, मल्टीलिंगुअल है, तो इसलिए एक जगह से एक ही टाइप का
कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा, हर एक कम्युनिटी से ही वोट आपको मिलना है। तो उससे जो कास्ट एंड कम्युनिटी का जो डिफरेंसेस है वो सिस्टम को डिस्करेजमेंट मिलता है। और इंडिया का जो एक्सपीरियंस है एफपीटीपी का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट ये है कि 2 पार्टी सिस्टम के लिए एफपीटीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 पार्टी में क्या होता है, 2 पार्टी एक जगह में सिर्फ 2 पार्टी है। जैसे कि यूके में एंड यूएसए में वहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है, मतलब 2 पार्टी है खाली वहाँ पे। तो क्या होता है एफपीटीपी में, जिसको ज़्यादा सीट मिल गया वो जीत गया, और दूसरा पार्टी जिसको नहीं मिला वो नहीं जीता, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के केस में क्या होता है, मल्टी पार्टी है। मल्टी पार्टी होने की वजह से क्या होता है, हो सकता है कि कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है 543 अगर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में, तो 543 में जीतने के लिए कंस्टिट्यूएंसी कितना जीतना पड़ेगा एक पार्टी को, 273 या 274 सीट्स उसको जीतना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि वो कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा भी, मतलब कोई पार्टी को 273 या 274 सीट्स नहीं मिला, तो वो तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या करना है, सपोज़ उसको 260 सीट्स मिला होगा, तो कितना कम मिला उसको सीट्स, 13 या 14 सीट्स उसको कम मिला। तो 13-14 सीट्स के लिए उसको दूसरे पार्टी, दूसरे छोटे छोटे पार्टी के ऊपर क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब उनका सपोर्ट उनको लेना पड़ता है। उनका सपोर्ट लेने के बाद उनको टोटल नंबर जब 274 या 273 हो जाएगा, देन वो सरकार गठन कर सकता है। इसको कोalition फॉर्म कहते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक पार्टी से सरकार गठन नहीं हो पाया तो उसमें 2-3 पार्टी एक साथ मिल के क्या होगा, सरकार गठन करेंगे। तो ये सिस्टम इंडिया में ऐसे इस तरीके से चलता है। एफपीटीपी सिस्टम में हम लोग कोalition का भी मतलब फॉर्म करके भी इलेक्शन को, मतलब पार्टी को मेजॉरिटी गेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक।